पाएगा कहाँ, वो कि कोई भी तेरी राह ना देखे, वो तमाम चीज़ें लिखते हैं जो उस किरदार के ऊपर गुजर रही है। लेकिन फिल्म तो लीनियर नहीं चलती है, गाइड शुरू यहाँ से होती है। तो फिल्म में गाने का जो अंकुर है वो कहाँ से फूट रहा है, या उसका नैरेशन क्या रहा होगा, ये मेरा बहुत ज़्यादा कौतूहल था कि क्या कहा गया होगा कि जिसके लिए शैलेंद्र ये बात लिखते हैं। बिल्कुल, शैलेंद्र की बात करें और तीसरी कसम की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। कुछ लोग तीसरी कसम को उनके जीवन का सबसे बड़ी भूल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने क्यों किया, लेकिन आप तीसरी कसम के बारे में क्या सोचते हैं? हेलो, तीसरी कसम मुझे याद है कि शायद परख की शूट चल रही थी और उस दौरान वो कहानियों का एक संग्रह, उनके 10 लंबी कहानियाँ, 5 लंबी कहानियाँ, ऐसा संग्रह था, वो उनको दिया गया था। बासु भट्टाचार्य शायद उसको पढ़ रहे थे और शैलेंद्र के हाथ वो लगी, तो उन्होंने उसी वक्त ठान लिया था कि इस पर मुझे फिल्म बनानी है। और राज कपूर ने इस बात का विरोध किया था कि ये कविराज जी आपके बस का नहीं है, बल्कि राज कपूर ने ये भी ऑफर किया था कि इस फिल्म को मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ। तो शैलेंद्र ने इस बात से इनकार कर दिया था। बाद में ये कहा जाता है कि राज कपूर ने मुख्य भूमिका खुद कह के ली। मुझे लगता है कि और उनका परिवार भी ये कहता है कि तीसरी कसम बनने की जो दुर्घटनाएं थीं उनकी वजह से शैलेंद्र की जान नहीं गई, बल्कि वो दूसरी तमाम चीज़ें हैं, उन पर हम कभी अलग से बात करेंगे। क्योंकि शैलेंद्र जिस तरह के कामयाब गीतकार थे, जिस तरह की फीस वो एक गाने के लिए उस दौर में लिया करते थे, उस दौर में तीसरी कसम से हुआ नुकसान वो बहुत जल्दी पूरा कर सकते थे बाकायदा, क्योंकि उनके पास फिल्मों के लगातार ऑफर थे। पर अनेक कारणों से उस वक्त उनकी सेहत जवाब दे रही थी। तीसरी कसम में उनके अपनों ने, उनके प्रोडक्शन मैनेजर्स ने, उस फिल्म की यूनिट ने बहुत सारा धोखा दिया। मुझे खोजबीन में पता चला कि इस फिल्म के लिए प्रोडक्शन के एक व्यक्ति ने 20-25 कोट सिलवा लिए थे। ये कई बार हुआ है, दिनेश भाई से भी मेरी बात हुई थी इस विषय में, उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठियाँ और बिल भी कई बार सारा बाकायदा। तो आप ये देखिए कि इस फिल्म में किसी किरदार को कोट नहीं पहनना था, तो शैलेंद्र को उनकी ही अपनी यूनिट ने लूटा था। लेकिन अगर आज इतने बरस बाद हम ये देखें तो तीसरी कसम को हम सेल्यूलॉइड पर रची हुई एक कविता मानेंगे, सिनेमैटिक। और दूसरा उनका बड़ा दिल क्या था कि शैलेंद्र फिल्म बना रहे हैं, एज अ प्रोड्यूसर वो काम कर रहे हैं, फिल्म बनाने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं, वो डटे हुए हैं, वो फिल्म को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं पूरी तरह से। इस फिल्म का एक गाना इस फिल्म के कुछ गाने वो हसरत से लिखवाते हैं। शैलेंद्र और हसरत की जोड़ी है जो शंकर जयकिशन के साथ लगातार काम करती है। इस विषय में मैं कुछ बोलूँगा, मेरे पास जानकारी है। हाँ। क्योंकि इसके पहले सारे गाने जो थे वो शैलेंद्र जी के थे। फिर जब उनको स्ट्राइक हुआ कि इसमें हसरत का कोई भी गाना नहीं है, तो उन्होंने अपना लिखा हुआ एक गाना राज कपूर को बताकर ड्रॉप किया। वो गाने की कॉपी शैलेंद्र जी ने मुझे, मेरे पिताजी को दी थी, आज भी हमारे घर में रखी है। और रहना घिरी कजरारी, डरूं में बारी कमारी हो रामा, बरसे झमाझम पानी, घटा गिरी कारी कारी हो रामा, ये वाला गाना ड्रॉप करके फिर दुनिया बनाने वाले क्या उसमें डाला गया था। तो उन्होंने जीवन पर्यंत अपनी टीम को सम्मान दिया। तो शैलेंद्र जी ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। बल्कि एक और दिलचस्प बात है कि जब मजरू सुल्तानपुरी ने एक नज्म लिखी कि ये तो है कॉमनवेल्थ का साला, मार दो लाठी भाग ना पाए, तो मोरारजी देसाई महाराष्ट्र की सत्ता संभाल रहे थे और वारंट निकलने वाला था मजरू की गिरफ्तारी का। चूंकि राज कपूर ने शैलेंद्र की फिल्म आह में एक गाना लिखा था और उसकी फीस नहीं ली थी, तो राज कपूर मजरू के पास गए और मजरू से कहा कि उनको राज कपूर का ये अंदाज़ा था कि अब मजरू गिरफ्तार हो जाएंगे और मजरू का परिवार कैसे आगे का काम चलाएगा, क्योंकि कितने दिन में वो छोड़े जाएंगे और क्या होगा। तो राज कपूर को ये पता था कि अगर वो डायरेक्ट पैसे ऑफर करेंगे तो मजरू जैसा खुदार आदमी पैसे नहीं लेगा। उन्होंने ये कहा कि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि ये ईश्वर ने ये दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतने सारे दुख हैं, इतनी सारी विद्रूपताएं और विडंबनाएं हैं, इस पर आप एक गाना मुझे दे दो। तो राज कपूर मजरू ने सिर्फ एक मुखड़ा लिखा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
काहिरे दुनिया बनाई। राज कपूर ने इसे अपने पास रख लिया था और उस जमाने में डिप्टी कलेक्टर की फीस जितने पैसे, डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह जितने पैसे फीस के तौर पर दिए थे। मजरू के परिवार का मजरू की गिरफ्तारी के बाद काम चलता रहा। शैलेंद्र जब ये फिल्म बना रहे थे तो मजरू का लिखा मुखड़ा, हसरत के लिखे अंतरे और शैलेंद्र की बनाई फिल्म, 3 गीतकारों का संगम हमें याद है। बहुत जोरदार तालियां। बिल्कुल सही बात है। उनका जो खार वाले बंगले का जिसमें आपने जिक्र किया, रिमझिम, उस बंगले में उस ज़माने में एयर कंडीशनर लगे रहते थे, तो उन्होंने इतना अच्छा दौर भी देखा। और जैसा आप यूनुस जी ने बताया कि वो तीसरी कसम के घाटे से जब तो झेल तो लिया था, लेकिन शायद धर्मेंद्र के साथ कोई एक पिक्चर और प्लान कर रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पास इतने गीत तो हैं शंकर जयकिशन के कि मैं इसका कर्जा तो आराम से पटा दूंगा। हाँ नहीं, धर्मेंद्र के साथ वो तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बिमल रॉय एक फिल्म प्लान कर रहे थे, शायद उसके गाने शैलेंद्र लिख रहे होंगे। उस जमाने में ज्वेल प्रोडक्शन जो तीसरी कसम के बाद दूसरा प्रोडक्शन, हाँ वो प्रोडक्शन प्लान कर रहे थे और उनके पास इतने सारे गाने थे। विजय आनंद, मुझे ये पता है कि विजय आनंद ज्वेल थीफ के सारे गाने शैलेंद्र से लिखवाना चाहते थे और शैलेंद्र का मन स्थिर नहीं था। वो जो धोखे उनको मिले थे और वो थोड़ा सा एक लीन फेज से गुजर रहे थे, तो ये होता था कि वो विजय आनंद को घर में मतलब विजय आनंद को टरका देते थे। तो विजय आनंद ने ये सोचा कि मैं शैलेंद्र को ऑफ गार्ड पकड़ता हूँ, तो उन्होंने गाड़ी बाहर खड़ी की लिंकिंग रोड पर और पैदल आए और बेल बजाई। तो कोई बहाना नहीं बना सके परिवार वाले और सीधे शैलेंद्र के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे गाने चाहिए और ये फिल्म तब तक नहीं बनेगी जब तक आपके गाने नहीं होंगे। उन्होंने केवल एक गाना लिखा, केवल एक गाना, रुला के गया सपना मेरा, जो उनका आखिरी गाना है, सबसे अच्छे गाना। और उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप मजरू से लिखवा लीजिए। उन्होंने मजरू के नाम की सिफारिश की और मजरू ने वो गाने लिखे। 1966 का वो दौर है जब 14 दिसंबर को शैलेंद्र विदा हो गए। लेकिन रुला के गया सपना अगर आप फिल्म से बाहर सुने, तीसरी कसम की नाकामी, शैलेंद्र को मिले धोखे और उस समय के फिल्म संसार के परिदृश्य में सुने, तो आपको शैलेंद्र का आत्मकथात्मक गाना नजर आएगा। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, हम अपने सत्र के लगभग समापन की ओर हैं। तो इसमें आप अगर अपनी पुस्तक का कोई अंश पढ़ना चाहें या कुछ श्रोता को कुछ और बात बताना चाहें, या राज कपूर और शैलेंद्र, शंकर जयकिशन के जीवन के कोई अनछुए किस्से जो आपने इसमें कवर करे हों, वो उसके बारे में बात कुछ करना चाहें। एक दिलचस्प किस्सा मैं बहुत इसके बाद 1 या 2 सवाल अगर आप लोगों में से किसी के हों, तो ज़्यादा सवाल तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय की हमारी लिमिटेशन, यूँ तो बट 1 या 2 सवाल हम बिल्कुल। यूँ तो शैलेंद्र के बहुत सारे किस्से हैं, अलग अलग गानों को रचे जाने के किस्से हैं, पर वो इस किताब में हैं और आप पढ़ सकते हैं। पर जो किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगता है और उसमें जो तात्कालिकता है, तो मैं इसको थोड़ा स्किप करके पढ़ता हूँ ताकि समय भी बचे। दरअसल ये आम्रपाली फिल्म के गाने की एक रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ किस्सा है और मैं पढ़ता हूँ। हुआ यूं था कि शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और निर्देशक लेक टंडन एक दिन फेमस स्टूडियो ताड़देव में मौजूद थे। उन्हें शैलेंद्र के लिखे एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी। गाना लता मंगेशकर गाने वाली थी और तकरीबन 100 साजिंदे तैयार थे। रिहर्सल हो चुकी थी और लता जी के आते ही गाना बस रिकॉर्ड होने वाला था। तभी स्टूडियो का फोन बजा। दूसरी तरफ राज कपूर थे। वे शंकर जयकिशन के शंकर से बात करना चाहते थे। शंकर के हेलो करते ही उन्होंने पूछा, बताइए कविराज ने क्या गाना लिखा है। शंकर ने गाने के बोल बताए, काटे न कटे रहना, मोरे लागे उनसे नैना। गाने के सारे बोल खत्म होते ही शंकर से राज कपूर ने कहा कि ये गाना मुझे चाहिए। पूरी टीम के होश उड़ गए। लेक टंडन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। लेक टंडन राज कपूर के सहायक रह चुके थे और राज कपूर को ना कहने की हिम्मत उनके पास नहीं थी। अब लता जी आएंगी तो क्या होगा, गाना रिकॉर्ड करने की नौबत है, पर अब सब कुछ है लेकिन गाना नहीं है। गाना राज कपूर ले चुके हैं। तब ये हुआ कि लता जी तब तक आ गई और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी धुन बना लेते हैं। उन्होंने हारमोनियम आगे सरकाया और एक धुन तुरंत फाइनल की गई और वहाँ शैलेंद्र बैठे थे। उन्होंने तुरंत उस धुन को सुनते ही कहा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। सब लोग वाह वाह कर उठे। लता जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, लंच के बाद हम मिलते हैं, तब तक आप ये गाना पूरा तैयार कर लो।
लता जी चली गई क्योंकि एक दिन में वो कई गाने रिकॉर्ड किया करती थी। शैलेंद्र और लेक टंडन गाड़ी लेकर निकल गए। रास्ते में बियर खरीदी गई और गोरेगांव में आर्य मिल्क कॉलोनी, अगर आप मुंबई से परिचित हैं तो मुंबई के बीचों बीच का एक जंगल है, आर्य मिल्क कॉलोनी में गए। वहाँ शैलेंद्र बियर पीते रहे और संघर्ष करते रहे कि कुछ लिखें। वो कुछ नहीं लिख पाए और उसके बाद ये हुआ कि ये वो दौर था जब वो तीसरी कसम बनाने का संघर्ष कर रहे थे। लंच हो गया, बियर भी खत्म हो गई, पर गाना नहीं बना। दोपहर के 2 बज गए। शैलेंद्र ने कहा कि देखो भाई, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, गाना तो मुझसे हो नहीं रहा है। अब लेक टंडन को काटो तो खून नहीं, 100 साजिंदे इंतजार कर रहे हैं। लता मंगेशकर की डेट आगे कब मिलेगी इस बात की घबराहट भी है। दोनों स्टूडियो पहुंचे और देखा लता जी की कार पार्क है। अब लेक टंडन ने कहा कि तुम ही संभालो, अब मुझसे नहीं होगा, और लेक टंडन कहीं जाके छिप गए। शैलेंद्र स्टूडियो के उस हिस्से में गए जहां गायक मौजूद होता है और साजिंदे मौजूद होते हैं। लेक टंडन कांच के इस पार से किसी आड़ से ये देख रहे थे कि लता जी और शैलेंद्र बातें कर रहे हैं। लेक टंडन को ये लगा कि शैलेंद्र लता जी से सॉरी कह रहे हैं और अगली किसी डेट की मांग कर रहे हैं, पर तभी उन्होंने रिकॉर्डिस्ट से कहा कि अंदर स्टूडियो में क्या बात हो रही है, ज़रा बटन दबा के सुनते हैं। तो जो बात सुनाई दी वो लता जी का सेंटेंस था कि शैलेंद्र जी 3 ही अंतरे होंगे ना। तो लेक टंडन हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, मतलब गाना तो था ही नहीं। जब तक वो अंदर गए गाना नहीं था। हुआ ये था कि लता जी के सामने खाली कागज देखकर शैलेंद्र ने धारा प्रवाह में ये गाना लिख दिया था। और ये गाना है, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा, मुखड़ा अंतरा, प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, पहला अंतरा। अब आप इसको आम्रपाली के जीवन, उसकी परिस्थितियों के नजरिए से देखिए। दूसरा अंतरा, जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। तीसरा अंतरा, ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। अब ये सोचिए कि ऐसे लिख दिया जैसे गाना कंठस्थ रहा हो। तो कभी कभी शैलेंद्र बहुत लंबा टाइम भी लिखते थे, लगाते थे। और दूसरी तरफ काला बाजार का गाना खोया खोया चांद उन्होंने जुहू में समंदर के किनारे चांद को दिखते हुए लिख दिया था। ये उनका कमाल था। तो जीनियस लोगों के साथ ऐसे ही होता। तो आप लोगों में से कोई हाथ उठाए थे, किसी ने सवाल पूछे? वैसे तो दशकों से यूनिस जी आपको सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और आपकी आवाज, मेरी उम्र इतनी तो नहीं लग रही है। आप काम 2-3 दशक से कर रहे हैं और हम लोग सुनते 3 दशक से जी वो सुनते सुनते बड़े हुए हैं और इतना पास से सुन के आज बहुत ही अच्छा लगा। मेरा प्रश्न जो है, प्रश्न भी नहीं कहेंगे, आप शायद उस बात को और लंबा बता सकते हैं कि हम जो आजकल जिस तरह की हवा चल रही है और अभी जो मैं आपका प्रोनाउंसिएशन सुन रही हूँ, अभी जो मैं आपकी भाषा सुन रही हूँ और अभी जिस तरह का एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को जो बांट रहा है बार बार, उसमें हम खाचों में बांटे जा रहे हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी जिस तरह से हम आपको सुन रहे हैं तो कहीं भी उस तरह की हवा यहाँ महसूस नहीं हुई मुझे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बचपन भोपाल का है, आप सभी लोग जानते हैं। मैं बार बार अलग अलग जगहों पर जिक्र करता हूँ। तो ये जो मेरा तलफ़ुज़ है, ये जो मेरी भाषा है, अनिल सागर बोल रहे हैं, सागर आगे का है, बचपन से दमोह भी मेंशन करिए, सागर जबलपुर। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि आपको बड़ी हैरत होगी। आज सुबह भी मैं कुछ मित्रों के साथ बैठा था और हम बातचीत कर रहे थे। तो मैं जहांगीराबाद के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, ठीक है, इसी शहर के सरस्वती, उस जमाने में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने को आंखें चौड़ी करके नहीं देखा जाता था जैसे आज देखा जाता है। लेकिन मुझे पुराने भोपाल से तहजीब और तलफ़ुज़ मिला और सरस्वती शिशु मंदिर से बोलने के संस्कार उस वक्त मिले, क्योंकि हर शनिवार को बाल सभा हुआ करती थी और सबको बोलना ज़रूरी था। तो आप ये पाएंगे कि दरअसल इसमें कहीं ना कहीं अपने तई कोशिश तो है, लेकिन मैं जिस समय में पला बढ़ा हूँ उस समय का बहुत बड़ा योगदान है मुझे बनाने में। बाद में सागर शहर का योगदान है, वहाँ मिले मित्रों का योगदान है।
फिर इप्टा का योगदान है जिससे मैं जुड़ा रहा जबलपुर इप्टा से। तो एक व्यक्ति को बनाने में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं और उसके अलावा उस पागलपन का भी कहीं ना कहीं योगदान है जो मेरे भीतर था, जो मुझे इस दिशा में खींच रहा। बहुत धन्यवाद यूनुस भाई। और कोई सवाल तो नहीं है तो हम समाप्त करें, क्योंकि हमें अपना अलंकरण सत्र भी इसके आगे लेकर जाना है। सवाल रहने दीजिए। जोरदार तालियां हो जाएं आवाज़ के जादूगर यूनुस भाई के लिए। वो कहते हैं कि लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूं। जोरदार तालियां हो जाएं यूनुस भाई, बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र, इस विषय पर हुई सार्थक चर्चा के लिए बहुत ही सुंदर, सुरुचिपूर्ण, रोचक और सार्थक चर्चा के लिए यूनुस जी का बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय परमानंद तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। डॉक्टर परमानंद तिवारी। बहुत शुक्रिया। अब मैं आदरणीय मनीष वैद्य जी को आमंत्रित करता हूं अगले सत्र के कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए। आदरणीय मनीष वैद्य जी। धन्यवाद संतोष भाई। मायाराम सुरजन स्मृति सभागार के इस साहित्यिक प्रांगण में आप सब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की शाम हम अलंकरण समारोह करने जा रहे हैं। भव्य अलंकरण समारोह में आपकी गरिमा में उपस्थिति है। थोड़ा सा जो लोग बाहर जा रहे हैं वे जल्दी चले जाएं और जो आ रहे हैं वो थोड़ा शीघ्रता से आ जाएं ताकि हम सत्र का प्रारंभ कर सकें। अलंकरण समारोह का आरंभ हम करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह वर्ष भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी है और जन्म शताब्दी वर्ष में हम भूपेन हजारिका के गीतों पर एक कथक प्रस्तुति देखने जा रहे हैं। कथक प्रस्तुति कर रही हैं वत्सला चौबे। कृपया साथियों से आग्रह है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं समारोह का आरंभ हम करने जा रहे हैं।